सबका स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। शुरू करते हैं, आज का पेपर सॉल्व करेंगे। आज एक बार फिर से पेपर नंबर 8 है ना। 7 पेपर सॉल्व कर लिए हमने। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। व्यक्तित्व दिया हुआ है और उनका जन्म स्थान दिया हुआ है। पहला है गौरीबाई बांसवाड़ा से, दूसरा है दुर्गादास राठौड़ सालवा गांव से, तीसरा है कविराजा श्यामल दास धोंकलिया भीलवाड़ा से, कन्हैयालाल सेठ या सुजानगढ़ चूरू से। तो इसमें ना गौरीबाई जो है वो बांसवाड़ा से संबंधित नहीं है, ये पादरला गांव पाली से संबंधित है। तो पहला गलत हो गया, ए ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है, दुर्गादास राठौड़ सालवा गांव में जन्म हुआ। ठीक है, इनकी अभी यहाँ मूर्ति लगाई गई है। ठीक है, ध्यान रखना। सालवा गांव, श्यामल दास है वो भीलवाड़ा के हैं और कन्हैयालाल सेठ या सुजानगढ़ चूरू के हैं। आगे देखते हैं, विजयदान देहता को राजस्थान रत्न से कब सम्मानित किया गया। तो 2012 में ना राजस्थान रत्न दिया गया इन्हें, 2012 वर्ष 2012, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन मांड गायन शैली को देश विदेश में ख्याति दिलाने वाली लोक गायिका है। तो ये मांड गायन शैली को देश विदेश में ख्याति दिलाई है अल्लाह जिल्लाबाई ने। ठीक है, अल्लाह जिल्लाबाई ने, जिन्होंने गाया था केसरिया बालम वाला गाना गीत। आगे चलते, बाणासुर के शहीद के नाम से प्रख्यात मेजर शैतान सिंह का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। तो ये जो शैतान सिंह है ये जोधपुर जिले से संबंधित है। ठीक है, इनको कहते हैं बाणासुर के शहीद। आगे चलते हैं, फिर से सुमेलित करना व्यक्तित्व और संबंधित तथ्य। देखो, पंडित जाबरमल शर्मा है ना, इन्हें कहा जाता है पत्रकारिता का भीष्म पितामह, यानी 2 नंबर से मिला देंगे इसको। आचार्य तुलसी ये अणुव्रत आंदोलन के संस्थापक है। ये अणुव्रत नागौर के जो है ना संबंधित है आचार्य तुलसी। ठीक है, अणुव्रत आंदोलन। आगे देखो, पंडित विशु मोहन भट्ट, ये विशु मोहन भट्ट है ना, ये मोहन वीणा के आविष्कारक है। तो 4 नंबर से मिल जाएगा पंडित विशु मोहन भट्ट। और डॉक्टर पी के सेठी ये जयपुर फुट के जनक है। जयपुर फुट यानी जो कृत्रिम पैर बनाने की क्या ये काम है इनका, इनकी जो कंपनी है जयपुर फुट, इसके जनक है। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, रियासत और पॉलिटिकल एजेंट का है। तो देखो, जयपुर के कर्नल ईडन थे, ये सही है। मेवाड़ के मेजर सावर्स थे, ये भी सही है। कोटा के मेजर बर्टन थे, ये भी सही है। जोधपुर का मेजर निक्सन नहीं, यहाँ कहते हैं मैक मॉसन, मैक मॉसन, जिनकी यहाँ पर हत्या हो गई थी। बाद में हालांकि मेजर निक्सन को बनाया गया, लेकिन 1857 की क्रांति के टाइम यहाँ था मैक मॉसन। आगे चलते हैं, कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा कर लिया था। यानी आउवा पर कब्जा कब कर लिया ब्रिटिश सेना ने वापस, तो ये तारीख थी 24 जनवरी 1858, 24 जनवरी 1858, सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, किस क्रांतिकारी ने 31 अगस्त 1857 को मोक मैसन को लिखा था कि अंग्रेजी सरकार सदा ही मुझ पर कृपालु रही है और मैं इसका आज्ञाकारी शुभ चिंतक हूं। तो ऐसा लिखने वाले थे आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। आगे चलते हैं, प्रश्न 9, कोटा माराव को मेजर बर्टन की हत्या का उत्तरदायी मानकर उसकी तोपों की सलामी की संख्या कितनी कर दी गई थी। तो कोटा का माराव था राम सिंह। ठीक है, तो राम सिंह को कैद कर लिया था वहां पर मेजर वहां पर जो थे दयाल और मेहराब खां। तो फिर वहां पर उनकी जो तोपों की सलामी यानी 17 से 13 कर दी थी। तो ऑप्शन बी 13 सही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर है ना मदनपाल था करौली का, उसने सहायता की थी तो उसकी 13 से 17 कर दी थी। ये दोनों तथ्य ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन बी है। बीकानेर महाराजा की सेवाओं से प्रसन्न होकर अंग्रेज सरकार ने महाराजा को कितने गांव भेंट किए। तो ये बीकानेर के महाराजा थे सरदार सिंह। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी और ये एकमात्र ऐसे जो शासक थे जिन्होंने राजस्थान से बाहर भी गए थे ये।
ये हिसार गए थे, हिसार हरियाणा में, तो इनको 41 गांव दिए गए थे, 41 गांव भेंट किए गए थे, टिब्बी तहसील के थे 41 गांव, तो ऑप्शन बी सही है। आगे देखो, क्रांति के समय राजस्थान की रियासतों से कौन सा शासक सुमेलित नहीं है? तो देखो, भरतपुर का जसवंत सिंह बिल्कुल सही है, भरतपुर के जसवंत सिंह थे। अलवर के विनय सिंह थे, ये भी ठीक है। उदयपुर के भूपाल सिंह नहीं थे। 1857 की क्रांति में स्वरूप सिंह थे, ठीक है। भूपाल सिंह तो जब एकीकरण हुआ उस टाइम थे, तो यहाँ ऑप्शन सी रहेगा। और धौलपुर के भगवंत सिंह है, ये भी सही है। आगे चलते हैं। बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? बेणेश्वर मेला है वो आपको पता है माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है। सोममाई और जाखम, 3 नदियों के संगम पर मेला लगता है, ठीक है। आदिवासियों का कुंभ। आगे चलते हैं। प्रश्न 13, सीताबाड़ी का मेला ये शेर या जनजाति का कुंभ है, कहाँ लगता है? तो ये जो सीताबाड़ी का मेला जो लगता है वो केलवाड़ा 12 में लगता है, केलवाड़ा 12 में। और तिथि ध्यान रखना, जस्ट अमावस्या को लगता है, जस्ट अमावस्या को केलवाड़ा 12 में सीताबाड़ी मेला। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मेला दिया हुआ है और उनसे संबंधित स्थान दिया हुआ है। आबानेरी उत्सव दौसा, ये सही है बिल्कुल। गोडवाड़ मेला जोधपुर गोडवाड़ मेला, ये गलत हो गया, ठीक है। आगे देखो, मत्स्य उत्सव अलवर, ये सही है। सरस मेला ये जयपुर में लगता है, तो इसमें ऑप्शन बी रहेगा। आगे चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न, खलकाणी माता का गर्दभ मेले का आयोजन राजस्थान में किस स्थान पर किया जाता है? तो गर्दभ मेले का आयोजन जो होता है खलकाणी माता का, ये होता है भावगढ़ बंदिया जयपुर में, भावगढ़ बंदिया जयपुर, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। प्रश्न 16 पे, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो तीज की सवारी तो श्रावण मास में निकाली जाती है, ठीक है, श्रावण मास, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? कजली तीज या सातुड़ी तीज जो होती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है, ठीक है, डी ऑप्शन है। और इसको सातुड़ी तीज, कजली तीज और, ठीक है, बड़ी तीज भी कहते हैं, ठीक है, ये भाद्रपद में आती है। आगे चलते हैं। ये जो सावन शुक्ल तृतीया है ना, वहाँ छोटी तीज होती है, और भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज होती है। आगे चलते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर क्या दिया हुआ है? होली दी हुई है और उनसे संबंधित स्थान दिए हुए कि कहाँ पर कौन सी होली मनाई जाती है। तो लठमार होली करौली में, ये सही है। देवर भाभी होली है ना, केकड़ी में नहीं है, केकड़ी की तो अंगारों की होली प्रसिद्ध है, केकड़ी की। ये देवर भाभी तो अजमेर की है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। इसके अलावा जो होलियाँ हैं वो देखो, कोड़ामार होली है बिनाई अजमेर की, ये ठीक है। और गोबर के कंडों की होली है वो गलियाकोट डूंगरपुर की, ये भी ठीक है, ठीक है। तो राजस्थान की जो प्रसिद्ध होलियाँ हैं उन्हें एक बार रिवाइज करना। आगे देखते हैं। 19, उदयपुर में धींगा गणगौर की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो ये धींगा गणगौर जो उदयपुर में मनाई जाती है, इसकी शुरुआत राज सिंह के काल में हुई, राज सिंह, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। प्रश्न 20, द रिसर्चर का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? ये कोई आयोजन होता है द रिसर्चर, ये होता है राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर द्वारा आयोजन होता है, ऑप्शन डी। आगे चलते। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो उदयपुर में है, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय उदयपुर, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर से देखना है। अब देखो, रूपायन संस्थान जोधपुर में है, ये सही है, रूपायन संस्थान जोधपुर में। पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय जयपुर, ये गलत है, पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय ये जोधपुर में है, तो ऑप्शन बी रहेगा हमारा। आगे सी में क्या दिया हुआ है? राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी भरतपुर में, ये सही है। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर, ये भी ठीक है। आगे चलते हैं। जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो जागती ज्योत पत्रिका है ना, ये राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा निकाली जाती है, जागती ज्योत, ये ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पत्रिका और संस्थान दिए हुए, जितनी भी पत्रिकाएं देख लो। मधुमती जो पत्रिका है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर निकालती है, ये संस्था राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। कौन सी पत्रिका? मधुमती। आगे देखो, नकलिस्तान
नकलिस्तान है राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर निकालती है, ठीक है, नकलिस्तान राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर। सौर मंगला निकालती है राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर। जागती ज्योत यहाँ लिखा हुआ है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, ये गलत है। अभी हमने पढ़ा है राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी बीकानेर निकालती इसे, तो ऑप्शन डी रहेगा हमारा। आगे चलते हैं। ब्रह्म सागर, ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मचरित नामक रचनाएं किस लोक संत ने की? तो ये जो रचनाएं हैं वो है संत चरणदास जी की, संत चरणदास जी की, ऑप्शन बी। संत जो चरणदास जी है वो अलवर जिले से संबंधित है। ये सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति परंपराओं से संबंधित है, और इनके बारे में ध्यान रखना, इन्होंने 42 नियम दिए थे। अपना जो जो चरणदासी संप्रदाय है उसमें 42 नियम है, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी संत चरणदास जी ने, यह भी ध्यान रखना, ठीक है। और उसके अलावा जो प्रताप सिंह है वो इनके जयपुर वाले इनके अनुयायी थे, इसी जो चरणदासी संप्रदाय से संबंधित थे, ठीक है। ये थे हमारे चरणदास जी। आगे चलते प्रश्न 26। यहाँ दिया हुआ लोक संत और उनके द्वारा रचित रचनाओं में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। सुंदरदास जी ने लिखा ज्ञान समुद्र, बिल्कुल सही है, ठीक है। सुंदरदास जी जो दादू दयाल के शिष्य थे, ठीक है, इन्होंने नागापंथ चलाया था बाद में, ठीक है। और रामचरण जी ने चलाई ये ग्रंथ लिखा है अर्नब वाणी, ठीक है, रामचरण जी, ये भी सही है। ये रामचरण जी है ना, ये शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित है। राम सनेही संप्रदाय के जो संस्थापक है, और फूलडोल उत्सव यहाँ मनाया जाता है। फूलडोल उत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखें। आगे देखना, संत दास जी की काया बेली, ये गलत है, या तो ऑप्शन सी रहेगा हमारा। संत दास जी की काया बेली नहीं, काया बेली की जो रचना है की है वो दादू दयाल जी ने की है, दादू दयाल जी की रचना है काया बेली, ठीक है। आगे देखो, हरिदास जी भर्तृ समाज इनकी रचना है, ये सही है। हरिदास जी भर्तृ समाज सही है। और हरिदास जी को कहते हैं कलयुग का वाल्मीकि, ध्यान रखना, कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं हरिदास जी को। और ये कापड़ो डीडवाना के थे, ठीक है। तो ये हो गया आपके लोक संत। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना संत जाम्बोजी द्वारा रचित नहीं है? कौन सी जो रचना है वो जाम्बोजी द्वारा रचित नहीं है? अब इसका आपको कमेंट करके बताना है। जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, विष्णुई धर्म प्रकाश और जंब मुक्तावली, ठीक है। कमेंट जरूर करना और बताना कि इसका उत्तर क्या है। आगे चलते हैं 28 नंबर प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि रचनाएं और उसके रचनाकार दिए हुए। जुड़ाव जो रचना है वो पारस अरोड़ा की है, ये सही है। सोचती गेट मणि मधुकर की है, ये रचना इंपॉर्टेंट है, सारी देख लेना। रिंद रोई जो रचना है वो अर्जुन देव चारण की है, ये भी सही है। अब आता है पागी। पागी रचना मालचंद तिवाड़ी की नहीं है, यह है चंद्र प्रकाश देवल की। पागी किसकी है? चंद्र प्रकाश देवल की, तो इसलिए हमारा ऑप्शन रहेगा डी। आगे चलते हैं, आगे और रचनाएं दी हुई हैं। परनियोड़ी कंवारी, आबे पटकी, वे दोरारो धोरी, ये रचनाएं किसकी है? तो ये रचनाएं हम सबको पता है नतमल जोशी की है, ठीक है। परनियोड़ी कंवारी, आबे पटकी और दोरारो धोरी। आगे देखते हैं, रचना है चांदा सेठानी। साहित्यिक रचना किसके द्वारा रचित है? चांदा सेठानी ये रचना है यागवेंद्र शर्मा चंद्र की है, ऑप्शन ए सही रहेगा, यागवेंद्र शर्मा चंद्र। आगे देखो, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया? तो राजस्थानी भाषा का 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया है कमल रंगा को, ठीक है, कमल रंगा को। इसकी एक रचना थी अलेखू अंबा, उसके लिए इन्हें मिला है। आगे देखते हैं 32, ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सम्मानित किया गया कृति भारती को, कृति भारती, ऑप्शन सी। आगे देखो, प्रदेश का 5वां रोपवे अन्नपूर्णा माता रोपवे किस जिले में है? तो यह है आपका जयपुर में। अभी 5वां रोपवे यहाँ बनने जा रहा है, 4 रोपवे पहले से हैं। आगे चलते हैं,
प्रदेश का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ खोला गया? तो ये जो पैंथर रेस्क्यू सेंटर है ना, प्रदेश का पहला है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में खोला गया है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में। आगे चलते हैं। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? करंट का सवाल है, और ये है ना जयपुर में आयोजित हुआ था अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। आगे देखना। हाँ, 35 क्वेश्चन था ना। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ जयपुर में। आगे देखिए 36। चांदगढ़ भीलवाड़ा में किस खनिज के भंडारों के संकेत मिले? चांदगढ़ भीलवाड़ा अभी चर्चा में रहा है, और यहाँ तांबा मिला है, ठीक है, तांबा, ऑप्शन सी। आगे देखो, प्रदेश का पहला प्लेटोरियम यानी तारामंडल कहाँ बनेगा? है ना, तारामंडल। साइंस से संबंधित है तो साइंस से संबंधित है तो कोटा में होगा, ये कोटा, ठीक है। आगे देखो, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा खिलाड़ी को मानद लिटरेचर उपाधि दी गई, वो कौन सा खिलाड़ी है? तो ये जो मानद डी लिट की उपाधि दी गई वो दी है देवेंद्र झाझड़िया को, ठीक है। ये पैरा खिलाड़ी है देवेंद्र झाझड़िया, इन्हें मिली है। आगे देखते हैं। 67 राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता यानी 67वीं जो वॉलीबॉल प्रतियोगिता हुई है राज्य स्तरीय सीनियर, वो कहाँ हुई? ये हुई है बीकानेर में, ठीक है, बीकानेर में, ध्यान रखना इसको। आगे प्रश्न है, शरद महोत्सव का आयोजन 29 से 31 दिसंबर 2022 को कहाँ हुआ? तो ये शरद महोत्सव है सिरोही में, ठीक है। शरद और ग्रीष्म दोनों यहाँ मनाया जाता है माउंट आबू सिरोही में। आगे देखो, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम को किस राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की? 73वां संविधान संशोधन है जो पंचायती राज से संबंधित है। अब बताओ इसमें उस समय कौन थे राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति थे पंडित शंकर दयाल शर्मा, तो ऑप्शन बी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 42 हल करते हैं। क्या दिया हुआ है प्रश्न 42? राजस्थान में पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति, उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की कितनी होगी? यानी कि ये प्रश्न कह रहा है कि अगर प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करना है तो वहां जो सदस्य है उनमें से कितने सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है, गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो इसकी गणपूर्ति है 1/3 1/3, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे प्रश्न दिया हुआ है कि सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, या समितियां दी हुई है और उनके वर्ष से सम्मिलित करना है। CH हनुमंत राव समिति, ये है ना 1984 में गठित हुई थी, CH हनुमंत राव समिति, ठीक है। उसके अलावा GVK राव समिति है ना, ये 1985 में गठित हुई, ठीक है। और अशोक मेहता समिति ये 1978 में गठित हुई है, ठीक है। और LM सिंह भी 1986 में गठित हुई है। इन सबको मिलान करना। आगे देखते हैं, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम लागू कब हुआ, ये बताना है। तो लागू हुआ राजस्थान में 23 अप्रैल 1994, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे, वर्ष 2000 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? 2000 तक कितनी बार चुनाव हो गए? तो 2000 तक 11 बार चुनाव हो गए हैं राजस्थान में पंचायती राज के, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। आगे चलते हैं, प्रत्यक्ष जनतंत्र की क्रियान्विति होती है, प्रत्यक्ष जनतंत्र सीधी जनता की भागीदारी इनमें से है ना ग्राम सभा में, ठीक है, तो ऑप्शन ए। आगे चलेंगे, इनमें से कौन सा प्रावधान संविधान में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? अब देखो कौन सा अनुच्छेद जो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है, ठीक है, अनुच्छेद 243 में भी है और अनुच्छेद 40 में भी है, लेकिन अनुच्छेद 41 इससे संबंधित नहीं है, तो हमारा जवाब रहेगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, प्रश्न नेक्स्ट, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने का पहला प्रयास कब किया गया? तो पहला प्रयास ये किया गया 64वें संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब रहेगा। आगे चलते 49, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? ठीक है, तो इससे संबंधित है ना शक्तियों के लिए है ना 243 जी है, ठीक है, 243 जी शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारी। 243 ए में है ग्राम सभा, ए में क्या है ग्राम सभा, सी में है ना पंचायतों की संरचना के बारे में बताई गई है, ठीक है, और जो बच्चा एफ में है
जो पंचायत के सदस्य बनेंगे उनकी योग्यता का उल्लेख है ऐप में। ठीक है, ध्यान रखें इन सबको। आगे चलते हैं। पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से किस विषय से संबंध है? पंचायती राज प्रणाली है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 51 नंबर प्रश्न पे। राजस्थान जन सूचना पोर्टल कब जारी किया गया? याद रखना इंपॉर्टेंट डेट 13 सितंबर 2019। 13 सितंबर 2019 राजस्थान को जन सूचना पोर्टल जारी किया गया, 13 सितंबर को 2019 की वर्ष। आगे देखना, राजस्थान जन सूचना पोर्टल में कुल कितने विभागों की सूचनाएं उपलब्ध है? तो 115 विभाग की सूचनाएं इस पोर्टल पर उपलब्ध है। आगे चलते हैं प्रश्न 53। राजस्थान जन आधार योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो जन आधार योजना का शुभारंभ किया गया 18 दिसंबर 2019 को। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। राजस्थान जन आधार कार्ड योजना में मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य को कितने अंक की व्यक्तिगत पहचान संख्या अंकित की गई है? तो जो मुखिया और जो व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति को 11 अंक का कार्ड दिया जाता है, 11 अंक। ठीक है, जो परिवार का पहचान कार्ड होता है उसमें 10 होता है और बाकी जो व्यक्तिगत होते हैं वो 11 है। बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलेंगे। राजस्थान आयोजना विभाग की स्थापना कब की गई? राजस्थान आयोजना विभाग है ना, इसकी स्थापना 1953 में की गई। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 56। एक योजना है क्लिक योजना। क्लिक योजना की शुरुआत किस सत्र में की गई? तो ये सत्र था 2017-18 का, 2017-18। आगे देखते हैं। पिरामल फाउंडेशन के अनुसार राजस्थान सरकार का कौन सा कार्यक्रम भारत का सबसे बड़ा पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग कार्यक्रम है? तो ये था कार्यक्रम मिशन बुनियाद, ऑप्शन बी। आगे देखो, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है, पीएम श्री ये एक योजना है। प्रधानमंत्री, इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत कितने विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में राजस्थान में विकसित किया जाएगा? तो राजस्थान में विद्यालय है 716 विद्यालय पीएम श्री योजना में चयनित हुए। आगे देखना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत सप्ताह में 2 दिन दूध वितरित किया जाएगा और वो दिन कौन से हैं? वो दिन है बुधवार और शुक्रवार। ठीक है, बुधवार और शुक्रवार, अभी डेट एक चेंज कर दिया है, बुधवार शुक्रवार है। ठीक है, एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति में कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो एसडीएमसी में होती है 23। ठीक है, आगे चलते हैं। एनईपी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जीईआर मतलब ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो का 100% लाभ प्राप्त करना है, यानी कब तक हम 100% एडमिशन करवा देंगे? तो इसका है 2030 तक का लक्ष्य रखा गया, ऑप्शन बी। आरटी एक्ट 2009 के तहत किस धारा में शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायत दूर करना है? तो 2009 में धारा 24 है ना, उसमें शिक्षकों के कर्तव्य और जो उनकी जो शिकायतें दूर करने का उल्लेख है, धारा 24। आगे चलते हैं। आरटी 2011 के नियम 28 के तहत गठित राज्य सलाहकार परिषद की सदस्य संख्या कितनी होगी? तो उसमें सदस्य होंगे अध्यक्ष सहित 15, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। आरटी 2011 के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति के कार्यकारी समिति के छात्रों के माता पिता व संरक्षक में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होगी, तो उसमें से हो गए 11, ऑप्शन बी। आगे देखो, आरटी 2009 की धारा 12 के तहत निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश राजस्थान में किस सत्र से प्रारंभ किए गए? ठीक है, तो ये सत्र है ना, सबसे पहले जो 2012-13 में इनको प्रवेश करवाए गए। ठीक है, आगे चल। हाँ, क्वेश्चन 66। हाल ही में एसजीवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला किसने रखी? तो बीकानेर में एक सौर ऊर्जा परियोजना है 1000 मेगावाट की। ठीक है, तो इसकी जो शिलान्यास किया है द्रौपदी मुर्मू ने, राष्ट्रपति महोदय ने। ठीक है, ऑप्शन डी। नीमराणा के बाद राज्य में दूसरा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनेगा? ठीक है, तो पहला तो नीमराणा में और दूसरा बनेगा किशनगढ़ में। ठीक है, किशनगढ़ अजमेर में, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं।
निम्न में से कौन सा जिला पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा नहीं है? ठीक है, देखो पूर्व पश्चिम जो कॉरिडोर है ना, ये पूर्व में सिलचर आसाम से पोरबंदर गुजरात तक एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ठीक है, इसमें ना कोटा शामिल है, उदयपुर शामिल है, चित्तौड़गढ़ शामिल है, इसके अलावा बूंदी, बारा, झालावाड़ भी है, लेकिन जयपुर इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो इनके जिले कौन से ध्यान रखना, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़, ये जिले हैं। ये कुल 528 किलोमीटर राजस्थान से गुजरेगा। ठीक है, और NH 27 से गुजर रहा है, ये भी ध्यान रखना, 528 किलोमीटर और NH 27। आगे चलते, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, जो वर्तमान जो हिसाब से जो राजस्थान का सबसे छोटा है ना, सिर्फ राजस्थान में गुजरने वाला तो है, इसमें दिया हुआ नहीं ऑप्शन, 919 है। ठीक है, सिर्फ राजस्थान से जो गुजरता है वो 919 है, और वैसे छोटा देखा जाए तो 448 है। ठीक है, और ओनली राजस्थान का पूछा जाए तो 919। आगे चलते, मुख्यमंत्री सड़क योजना कब शुरू की हुई? तो मुख्यमंत्री सड़क योजना है ना 2005 में शुरू हुई। ठीक है, 2005 में। आगे चलते, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम 1964 में, RTDC। तो आगे चलते हैं 72 पे, बुलेट ट्रेन दिल्ली से मुंबई तक चलाई जाएगी, जिसमें राजस्थान के कौन से 2 जिले सम्मिलित हैं? तो इसमें 2 जिले जयपुर और उदयपुर शामिल करने की बात है। ठीक है, आगे चलते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत NH 48 राजस्थान के किन जिलों को शामिल किया गया है? ठीक है, ये है ना, तो इसमें ये सारे हैं, अलवर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा भी है, ध्यान रखना। ठीक है, ये 4, 5 और 2, 7 जिले हैं स्वर्णिम चतुर्भुज में। ये दिल्ली से मुंबई के बीच में है, NH 48, ये भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं, मार्च 2021 तक राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर सड़कों का घनत्व कितना है? तो 2021 में जो सड़कों का घनत्व था 79.76, ऑप्शन ए। आगे चलते, 75%। बड़ा बाग पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो बड़ा बाग पवन ऊर्जा संयंत्र है जैसलमेर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान बायोमास नीति कब बनाई गई? तो राजस्थान बायोमास नीति जो बनाई गई 2010 में बनाई गई। ठीक है, ये सीधे फैक्ट है, ध्यान रखें। आगे चलते हैं, दिसंबर 2021 तक राजस्थान में कुल कितने मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र अधिष्ठापित है? तो 2021 तक है ना 4338 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र अधिष्ठापित है, ऑप्शन ए। अगला है, बड़ला सोलर पार्क की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी? तो बड़ला जो जोधपुर में, इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है ना वो 2245 मेगावाट है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, 79, रावतबाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना हुई 1973 में। ठीक है, अणु शक्ति परियोजना रावतबाटा 1973। आगे देखना, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में है? तो अमर सागर है ना पहली पवन ऊर्जा परियोजना है, और ये जैसलमेर में है। आगे देखते हैं 81, नोक सोलर पार्क किस जिले में? नोक जैसलमेर में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, परंपरागत स्रोत कौन सा इनमें से? देखो कोयला, यही चाहिए, कोयला ही परंपरागत है, बाकी जो सौर ऊर्जा है और पवन ऊर्जा है और बायोगैस है गैर परंपरागत है। ठीक है, आगे चलते हैं, राज्य की प्रथम निजी क्षेत्र की लिग्नाइट आधारित परियोजना कौन सी है? तो निजी क्षेत्र की जो पहली लिग्नाइट आधारित परियोजना थी वो गूडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट थी, ऑप्शन ए सही है। आगे देखो, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि देखो बायोमास है ना वो सरसों की भूसी से बनता है, तो यहाँ पर सरसों की भूसी उपलब्ध है, इसलिए ऑप्शन ए। आगे देखो, जालिपा कपूरडी सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? जालिपा कपूरडी सुपर थर्मल पावर, ये है ना बाड़मेर में। ठीक है, आगे देखो, फेसबुक अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ये फेसबुक अकाउंट के लिए न्यूनतम उम्र है ना 13 वर्ष है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स समझौते का संबंध किससे है? तो यह है WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, विश्व व्यापार संगठन से, बी से ऑप्शन सही रहेगा।
आगे देखो, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का गठन कब किया गया? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का गठन किया गया 1967 में, ऑप्शन ए। आगे करते हैं क्वेश्चन सोल्व 89। ठीक है, किसी ऑडियो, वीडियो, पुस्तक आदि को मौलिक व्यक्ति की अनुमति के बिना प्रकाशित कर धन अर्जन करना क्या कहलाएगा? इसको कहते हैं पायरेसी। ठीक है, ऑप्शन बी। बौद्धिक संपदा, अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत स्वतंत्र भारत में किस वर्ष नया कॉपीराइट एक्ट लागू किया गया? तो ये जो नया कॉपीराइट एक्ट है ना, भारत में 1958 में लागू किया गया, ऑप्शन सी सही जवाब है। ठीक है, अब देखो प्रश्न है 91, फ्राइड के अनुसार मन की संरचना का सही कोटि है। ठीक है, तो फ्राइड ने बताया था इदम, अहम और परायम, तो ये परायम को अति अहम लिखा है, इदम, अहम और अति अहम, इड, ईगो, सुपर ईगो, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखो, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। व्यवहार का जो करना, कोई काम करना है, वो किस क्षेत्र में आएगा? तो सीखने के गतिक क्षेत्र में आएगा ये। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, व्यवहार का करना पक्ष सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, जैसा ऊपर पढ़ा हमने, जैसे करके सीखना। निरीक्षण विधि में कौन सा आंतरिक व्यवहार का उदाहरण है? अब देखो इनमें से कौन सा है आंतरिक व्यवहार का उदाहरण है? दौड़ना, ये आंतरिक नहीं है, रोना भी आंतरिक नहीं है, खेलना भी नहीं है, हृदय की धड़कन का धड़कन में परिवर्तन, ये आंतरिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी। संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का अभिलक्षण है ना? तो चयन करना है, तो चयन करने के लिए बोध होना चाहिए, बोध। ठीक है, अवबोध या बोध, ऑप्शन डी। विकास के पक्ष क्षेत्र जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है? विकास के जो ये अलग अलग पक्ष है, ये कौन सी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रत्यक्षता से, ऑप्शन बी में दिया हुआ है आंशिकता से, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है यादृच्छिकता से, और ऑप्शन डी है समग्रता और साकल्यता से। तो ये ना ऑप्शन डी सही रहेगा, समग्रता और साकल्यता से। आगे चलते हैं, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ की सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? ठीक है, एक बच्चा कहता है कि दूध जो है वो दूध बूथ पर एक मशीन है वो देती है। अब देखो इसका कारण क्या कारण हो सकता है? बच्चे का जवाब दूध बूथ से खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, क्योंकि उसने तो जो दूध देखा है वो उस मशीन पे ही मिलते देखा है, तो उसके जो अनुभव पर आधारित है, यही सही है, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के बच्चों के प्रदर्शन देखकर सीख रहा है, वे शिक्षण की खाली जगह विधि का प्रयोग कर रहा है। वो कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है? यानी पहले से सीखे हुए कार्य में सुधार ला रहा है ना? सुधार लाने के लिए जो सीख रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो उस स्थिति में को कहते हैं प्रतिरूपण। ठीक है, प्रतिरूपण, ऑप्शन सी। संज्ञान का अर्थ है, ऑप्शन ए में लिया हुआ है, संज्ञान का क्या अर्थ दिया हुआ है? कर्म यानी कि कार्य व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना, यही है संज्ञान का अर्थ। यही होता है कि कर्म और भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना संज्ञान कहलाता है। आगे चलते हैं, पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज्यादा प्रभावी है? तो पुनर्बलन की जो चर अनुपात अनुसूची है ना, वो सबसे ज्यादा प्रभावी है। आगे चलते हैं, क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम क्या है? तो क्लासिकल अनुबंधन का एक दूसरा नाम है एस प्रकार का अनुबंधन, एस प्रकार का अनुबंधन। तो ये थे आज के क्वेश्चन। कैसे लगे आपको? वीडियो लाइक्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।